ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, बेसिकली दो फेज देखे थे, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, राइट। और उसको कमांड विंडो से हमने करके देखा था कि कैसे हम फाइल को पहले कंपाइल करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, राइट। जावा सी कमांड एंड जावा कमांड, ये दो कमांड हम यूज करते हैं, राइट। नाउ दिस इज द इक्लिप्स आईडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ठीक है, कि जो आपको इंस्टॉल करना है। पहले आपने जेडीके इंस्टॉल करा था, सेकंड चीज़ जो इंस्टॉल करनी है वो इक्लिप्स आईडी करनी है, ठीक है। इक्लिप्स आईडी के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली सर्च करना है इक्लिप्स डाउनलोड, और जो पहला आपको लिंक मिलेगा eclipse.org का, ठीक है ना। जैसे जेडीके डाउनलोड सर्च किया था वैसे इक्लिप्स डाउनलोड सर्च करिए, पहला लिंक मिलेगा eclipse.org का, ठीक है। org डोमेन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन होता है, बिकॉज दिस इज ओपन सोर्स, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो डाउनलोड लिंक आपको मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर रन करिएगा। रन करते वक्त भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपको, क्योंकि वो फर्दर इंटरनेट से रन टाइम पे ही डाउनलोड करके फिर फर्दर इंस्टॉलेशन करता है, ठीक है। इसके इंस्टॉलेशन की कंप्लीट एक वीडियो मौजूद है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम लेगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि आपने इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कर लिया है, उसके बाद डेस्कटॉप पे नॉर्मली ये आइकन आपका बन करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो सबसे पहले एक ये फोल्डर बता रहा है, सिलेक्ट डायरेक्टरी एज अ वर्क स्पेस। तो एक डायरेक्टरी बताइए वर्क स्पेस की, जैसे आपसे जब आपसे मैं मैनुअली कोड करवा रहा था जावा कंपाइलर यूज़ करके, कंपाइल करा के और जावा से इंटरप्रेट करा के, तो आपसे कहा था एक फोल्डर बना के एक फाइल अपनी वहाँ रख लीजिए। तो इक्लिप्स के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सोर्स कोड्स हैं, जो बाइनरीज मतलब डॉट क्लास फाइल जनरेट होंगी, वो सब चीज़ें इकट्ठी जो होंगी, लाइब्रेरीज वगैरह, सब चीज़ कहाँ रहेगी, वर्क स्पेस में रहेगी एक फोल्डर में। उस फोल्डर को हम क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस। किसी भी आईडी के फोल्डर को, ऐसा फोल्डर को हम वर्क स्पेस बोलते हैं, चाहे कोई भी आईडी हो, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, इक्लिप्स वर्क स्पेस, ठीक है। ये कहाँ बना रहा है, बाय डिफॉल्ट यूजर्स पे जाकर के यूजर नेम जो आपका होगा उसके अंदर बनाएगा। जैसे मेरा यूजर नेम शाहिद इमरान आलम है, तो इसके अंदर बना रहा है। आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं ब्राउज करके, ठीक है। लॉन्च कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, अभी मैंने यहाँ से सब कुछ हटा दिया। ये पहली स्क्रीन आपको दिखेगी ना, तो इस टाइप का कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। इनफैक्ट जब पहली बार इंस्टॉल करेंगे तब जो स्क्रीन आएगी वो स्क्रीन ये नहीं आएगी, तब एक स्क्रीन आएगी जिसमें एक राइट साइड में एक एरो, कर्व एरो बना होगा कि गो टू द वर्क बेंच करके ऐसा कुछ लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आएगा। लेकिन एक बार आप कर लेंगे तो फिर दोबारा वो स्क्रीन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन नज़र आएगी। ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एडिटर विंडो, एडिटर पेन, जहाँ आप अपने प्रोग्राम को खोल करके टाइप अप करेंगे। ये वाला हिस्सा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ आपका एडिटर विंडो है, ठीक है। इधर जो है इसको हम बोलते हैं पैकेज एक्सप्लोरर, ठीक है। यानी जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको एक्सप्लोर करना है, देखना है क्या क्या उसके अंदर है, तो ये सारी लिस्टिंग यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है, देयर आर नो प्रोजेक्ट्स इन योर वर्क स्पेस, ठीक है। टू ऐड अ प्रोजेक्ट, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, इस लिंक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे डायरेक्टली आप राइट क्लिक करें, खाली जगह पे राइट क्लिक करिए, दे रहा है, चलिए राइट क्लिक करके भी न्यू ऑप्शन आता है, उसमें भी आता है, दोबारा देख लेंगे हम इसको। शायद पहली बार के लिए राइट क्लिक नहीं ले रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट का नाम देना चाहता हूं मैं डेमो बीटेक, स्पेस नहीं दे सकते हम, सेक्शन ई, ठीक है।
जो भी आपको डेमो दे रहा हूँ उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जावा SE 24 दिखा रहा है, राइट, जो लेटेस्ट वर्जन मैंने डाउनलोड कर रखा है। अगर आप स्टेबल वर्जन जावा SE 21 पे काम कर रहे हैं या किसी प्रीवियस वर्जन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दिस इज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JRE। एक चीज़ और बताई थी, JVM क्या था, जावा वर्चुअल मशीन, जो आपके एप्लीकेशन को रन करता है, राइट, और जो एक्चुअली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं JRE, ठीक है। तो अभी हम JRE चूज़ कर सकते हैं, कौन सा JRE हमको चाहिए। देखिए 1.8 से लेकर के पूरा 24 तक दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो लेट मी कीप इट एज 24 क्योंकि हमारा इंस्टॉलेशन 24 का है, लेकिन 24 के इंस्टॉलेशन के बावजूद मैं किसी प्रीवियस वर्जन का JRE यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी होती है। तब जो स्टैंडर्ड और जो जो स्पेसिफिकेशन अप्लाई होगा वो उस पर्टिकुलर वर्जन का अप्लाई होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है। अब मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट। देखिए ये स्ट्रक्चर बना के दे रहा है। अब जैसे विजुअल स्टूडियो कोड पे आप करेंगे ना, तो ये सब स्ट्रक्चर बना के आपको नहीं देगा, आपको उसके लिए प्लगइन्स वगैरह अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, काफ़ी काम करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। ये भी एक रीज़न है कि मैं ऐसा आईडी यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ये सब चीज़ें इनबिल्ट हैं, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो एक ही आईडी जो है वो मल्टीपर्पज़ है, ठीक है। और इक्लिप्स वगैरह में इक्लिप्स आईडी भी आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल है, जैसे C++ के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। जावा के भी इंटरप्राइज एंड वेब एप्लीकेशन के लिए डेवलपमेंट के लिए भी अवेलेबल है, PHP के लिए भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेलेबल है, लेकिन उसका सेपरेट वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें प्लगइन की ज़रूरत यूजली नहीं होती, प्लगइन्स का कंसेप्ट इधर भी है, लेकिन नॉर्मली आपको फुल फ्लेज राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, चीज़ आसान होती है ना, खोजना वोजना नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। वरना इसकी भी मार्केट प्लेस होती है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं, प्लगइन्स वगैरह इसके भी आते हैं। जब कोई भी नई आप फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करेंगे तो नॉर्मली उसका प्लगइन आपको इसके मार्केट प्लेस में मिल जाएगा, सर्च करते हैं उसको मिल जाता है वो, ठीक है। तो ये देखिए क्या दे रहा है, डेमो बीटेक सेक्शन ई, ये क्या है प्रोजेक्ट का नाम। भाई आप एक प्रोजेक्ट में 10,000 क्लास बनाएं, प्रोजेक्ट बनाने का काम तो एक बार ही करेंगे ना, तो ये वन टाइम एक्टिविटी है जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बना रहा है और उसके अंदर एक SRC फोल्डर दिखा रहा है। SRC से क्या समझ में आ रहा है, सोर्स कोड, यानी डॉट जावा फाइल जो आप लिखेंगे सारी इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने SRC को सिलेक्ट करा, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, फिनिश, ठीक है। जब मैंने ये कर लिया तब ये देखिए ये जो एरो की दिख रही है आपको छोटी सी यहाँ पर, इसको मैं ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ। अब इस पर जो JRE जावा SE 24 SE का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। जावा के मल्टीपल एडिशन होते हैं, जो इंटरप्राइज एडिशन होता है वो वेब एप्लीकेशन और इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होता है। ये जो है कोर जावा वाला काम जो हम कर रहे हैं इसके लिए हमें सिर्फ स्टैंडर्ड एडिशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो SE का मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन 24 इसकी JRE लाइब्रेरी है, यानी जो हमने JRE सिलेक्ट किया था उसकी सारी लाइब्रेरी इसने देखिए इंक्लूड कर रखी है, दिख रही है आपको सारी लाइब्रेरी, ये सारी जार फाइल्स हैं। देखिए फाइल का नाम पढ़िए क्या दिख रहा है आपको, प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 24, जो इंस्टॉलेशन है आईडी है ना, इंटीग्रेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो इंटीग्रेट कहाँ से कर रहा है, JDK इंस्टॉलेशन से कर रहा है, अपने पास से लेके नहीं आया है। तो उसी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर JDK 24 के इंस्टॉलेशन के अंदर जो लिव फोल्डर था, उस लिव फोल्डर के अंदर से ये जार फाइल्स उठा रहा है। और आपको बताया था जार का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा आर्काइव। जावा आर्काइव क्या होती है, एक तरह की आर्काइव फाइल होती है, जैसे विनजिप से हम जिप फाइल बनाते हैं उस तरह से आर्काइव फाइल होती है, लेकिन उसमें डॉट क्लास फाइल्स होती है सारी, यानी कंपाइल फाइल्स होती हैं। और ये फाइल्स उठा करके मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाऊँ हर जगह यूज़ कर सकता हूँ, अपने अपने प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में ऐड करके इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। तो इसको अब यही छोड़ दे रहे हैं। अब आते हैं SRC में। SRC में क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक फाइल दिख रही है module-info.java, ठीक है। अब SRC पे आप क्या करिए, डायरेक्टली क्लास नहीं बनाएंगे हम, डायरेक्टली
क्लास नहीं बनाएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फोल्डर के अंदर जा करके डायरेक्टली फाइल नेम लिख रहे थे, फाइल नेम के अंदर क्लास से शुरू हो जा रहे थे, है ना। वो नहीं करना है हमको। हमें क्या करना है, पहले पैकेज बनाना है। C++ पढ़ा था तो पैकेज बताया गया था आपको, नहीं बताया गया था? अच्छा, अभी सुनिए, पहले मैं बनाना दिखा देता हूँ, उसके बाद उसका मतलब बताता हूँ पैकेज क्या होता है, ठीक है। तो जब ये डेमो बीटेक सेक्शन ही ये प्रोजेक्ट मुझे बनाना था, तो या तो मैंने लिंक पर क्लिक करा, न्यू प्रोजेक्ट के लिंक पर जो यहाँ आ रहा था, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करते हैं तो न्यू ऑप्शन आता है और उसके अंदर जावा प्रोजेक्ट आता है। पहली बार चूंकि लिंक डिस्प्ले कर रहा था इसलिए राइट क्लिक नहीं हो रहा था। अभी देखिए एक प्रोजेक्ट बन गया है, वो लिंक चले गए हैं सारे न्यू प्रोजेक्ट वाले, तब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो अब राइट क्लिक हो रहा है और न्यू ऑप्शन में जावा प्रोजेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जावा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, करेक्ट। तो इस पैकेज एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करके मैं जब भी नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा एक बनने के बाद, तो हमेशा यहाँ से जाके न्यू करके जावा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे पैकेज बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, SRC के अंदर पैकेज बनेगा, यानी सोर्स कोड के अंदर पैकेज बनेगा। तो SRC को मैंने सिलेक्ट कर लिया, SRC हाईलाइटेड है ना। SRC को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। अब मैं सेम न्यू ऑप्शन में जाऊँगा जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए था, जैसे जावा प्रोजेक्ट बनाने के लिए देखिए क्लास का भी ऑप्शन दिख रहा है, इंटरफेस का भी ऑप्शन दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। यहाँ में पैकेज का ऑप्शन भी दिख रहा है मुझे, ये चूज़ करूँगा मैं, ठीक है। ये पैकेज का ऑप्शन चूज़ किया मैंने। अब हाँ, बिना पैकेज के जो बनता है वो डिफ़ॉल्ट पैकेज जो बनता है, लेकिन अगर आप ये module-info फाइल यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये जावा 1.8 के बाद, तो जावा को मॉड्यूलर मतलब स्ट्रिक्ट मॉड्यूलर बनाने के लिए इन्होंने ये करा कि बिना पैकेज के आप डिफ़ॉल्ट पैकेज में कुछ भी ना बनाएं, पैकेज आप प्रॉपरली क्रिएट करें, एंड दैट इज़ द राइट वे टू डू, ठीक है। वही सही तरीका है करने का, ठीक है, समझ रहे। तो अगर अब आप करोगे तो फिर मॉड्यूल इन्फो में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे फिर, ठीक है। और वो सही तरीका है भी नहीं, पैकेज बनाना ही सही तरीका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जामिया हमदर्द के लिए एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, करेक्ट। तो मैंने क्या करा, in.ac.जामिया हमदर्द, ठीक है। अब इस जामिया हमदर्द के लिए जो मैं एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, इसमें मुझे बताया गया कि बहुत सारे मॉड्यूल होंगे, एडमिशन से रिलेटेड भी होंगे, ठीक है, और आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड भी होंगे, ठीक है, एलुमनाई है उनसे रिलेटेड भी होंगे, करेक्ट, ठीक है। फीस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें होगा, एग्री। स्टाफ के लिए जो टैक्सेशन वाला सिस्टम होता है वो भी इसमें आएगा, करेक्ट। तो ये जो अलग अलग नाम बता रहा हूँ ये आप ऐसे समझिए कि इसके अलग अलग सेपरेट मॉड्यूल्स हैं, यानी सब कंपोनेंट्स हैं एक बड़े सिस्टम के, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा एडमिशन से मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा, तो मैं इसके आगे डॉट एडमिशंस कर ले रहा हूँ, करेक्ट। अब मैंने कहा इसको फिनिश, तो जो मैंने नाम दिया देखिए in.ac.jamiahumdard.admissions ऐसे लिख करके आ गया, ये नाम दिया था, हर चीज़ डॉट से सेपरेटेड है। अगर आप ध्यान दीजिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट छोटा सा दिख रहा है ना, इसका कलर जो है ना फील्ड कलर वाइट दिख रहा है अभी, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लास मैंने अभी बनाई नहीं है। जब मैं इसके अंदर क्लास बना लूँगा तो ये ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नोटिस करिएगा, ठीक है, अभी वाइट है, तो ये इंडिकेशन है कि एम्प्टी है ये पैकेज, अभी ये पैकेज एम्प्टी है। अब जो मैंने पैकेज बनाया है इसका फिजिकल फाइल सिस्टम पे यानी वर्क स्पेस में क्या असर पड़ा है वो देखते हैं, ठीक है। आपको ये याद है कि ये जो हमने इक्लिप्स स्टार्ट किया था तो वर्क स्पेस क्या था हमारा, जहाँ ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है, नहीं याद होगा, ठीक है। फाइंड करने का एक सिंपल तरीका, फाइल में जाइए, यहाँ स्विच वर्क स्पेस दिखा रहा है ना, वर्क स्पेस यहाँ से चेंज हो सकता है, मतलब अपने अगर मल्टीपल वर्क स्पेस बना रखे हैं
तो एक वर्क स्पेस से दूसरे वर्क स्पेस में जाके वहाँ भी काम करके वापस भी लौट सकते हैं, ठीक है, एक ही इक्लिप्स के इंस्टॉलेशन के साथ, ठीक है। तो मुझे चेंज नहीं करना है बेसिकली, मैं बस खाली अदर करूँगा तो ये अभी मुझे करंट दिखा रहा है। चेंज करना होता तो मैं ब्राउज करके चेंज कर सकता था, लेकिन मुझे करंट बस चाहिए, तो मैं देखा, मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C। ये मेरा करंट वर्क स्पेस है, यूज़र में शाह इमरान आलम फोल्डर है, उसके अंदर इक्लिप्स वर्क स्पेस फोल्डर है। ये मेरा करंट वर्क स्पेस है जिसमें मैं मौजूद हूँ अभी, जहाँ मैंने ये प्रोजेक्ट डेमो बीटेक सेक्शन ही बनाया है, राइट। मैंने कैंसिल करा इसको, ऑलरेडी उसी वर्क स्पेस पे, तो लॉन्च करने का मतलब नहीं बनता, मैंने कैंसिल करा उसको। कैंसिल करने के बाद मैं फाइल सिस्टम पे जाऊँगा, ब्राउज़र पे, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है गाइस, फॉलोइंग। अब जब इसमें आएंगे तो देखिए, एक तो डॉट मेटा डाटा फोल्डर आएगा। मेटा डाटा वो फोल्डर होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट समथिंग, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं उनके जो रिकॉर्ड्स है इक्लिप्स सबसे अपने पर्पस के लिए रख रहा है, वो मेटा डाटा फोल्डर के अंदर रख रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है? अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर से मतलब है, डेमो बेटिक सेक्शन ई, करेक्ट। इसके अंदर जाइए, अब देखिए एसआरसी फोल्डर उसने दिखाया था कि बना रहा है, एसआरसी फोल्डर आपको दिख रहा है, राइट। एसआरसी फोल्डर के अंदर जाइए, पैकेज का नाम क्या दिया था आपने, यहाँ पढ़िए जरा एक बार फिर से, in.ac. jamia-hamdard.admissions नहीं हो रहा है, ठीक है, दे रखा है, 4 वर्ड है, सारे डॉट से सेपरेटेड है। सबसे पहले इन है, फिर एसी है, फिर जामिया हमदर्द है, फिर एडमिशंस है, ऐसा ही है। अब यहाँ आते हैं, सबसे पहला फोल्डर क्या दिख रहा है आपको? इन। इसके अंदर जा रहे हैं, क्या दिख रहा है? एसी। इसके अंदर जा रहे हैं, क्या दिख रहा है? जामिया हमदर्द। इसके अंदर क्या जा रहे हैं, क्या दिख रहा है? एडमिशंस। उसके अंदर जाएंगे तो क्या दिखेगा? एम्प्टी, क्योंकि अभी तक कुछ हमने उसके अंदर क्लास नहीं बनाया है, राइट। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज अ पैकेज, ठीक है, इसी में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप बोलेंगे इट्स नथिंग बट अ डायरेक्टरी, नेस्टेड डायरेक्टरी सिस्टम, ठीक है। इन अ फाइल सिस्टम इट्स अ नेस्टेड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स अ नेस्टेड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम के अंदर, ठीक है। किस लिए यूज होता है ये सेकंड क्वेश्चन है, क्यों हम पैकेज बना रहे हैं ये अलग क्वेश्चन है। बट अगर पूछे कि भाई पैकेज होता क्या है, तो पैकेज कुछ नहीं है, वो एक नेस्टेड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाता है फाइल सिस्टम में। जिस चीज़ को हमने डॉट से सेपरेट किया है वो एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर तीसरा फोल्डर, इस तरह जाता रहेगा, और वो एक नेस्टेड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है फाइल सिस्टम में, और कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा, एडमिशन में मैंने एक क्लास बनाई, एप्लीकेशन फॉर्म। यूआई पे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आप, वो डाटाबेस में जाएगा, डाटाबेस से जब उस पर हमें काम करना है ना, फॉर एग्जांपल सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट को देख करके उनको उनके मार्क्स को निकाल करके एप्लीकेशन फॉर्म से उस पर सॉर्ट करना है कि वो स्टूडेंट कौन है जो हाईएस्ट रैंक होल्डर है, ताकि उनको एडमिशन पहले दें लिस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? डाटाबेस की जो टेबल्स हैं उनके वैल्यूज़ को उठा करके एक क्लास के ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो डाटाबेस में जो टेबल बना रहे हैं, अगर सिंपलिस्टिक टर्म में बोलूँ, एकदम सिंपलिस्टिक टर्म में बोलूँ, तो मैं अगर मतलब एक डायरेक्ट मैपिंग भी करूँ अगर मैं, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म करके एक मैं टेबल बनाऊंगा, उसके सारे फील्ड्स ऑलमोस्ट इस क्लास में मैप होंगे, यानी उनके करस्पॉन्डिंग फील्ड्स होंगी, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, ठीक है, कोर्स अप्लाइड फॉर हो गया, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, उसी पे तो हमें सॉर्ट करना है ना कि हाईएस्ट क्वालिफाइंग मार्क का मतलब पहले उसको लिस्ट में नाम आएगा, है ना, करेक्ट। तो मैंने एक एडमिशन फॉर्म करके एक क्लास बना ली। अब देखिए लिंक कहाँ से हो रहा है? लिंक हो रहा है यूआई से। यूआई में किसी ने फॉर्म भरा, सबमिट करा, वो वेब एप्लीकेशन है, इंटरनेट के थ्रू बैकएंड में आया, बैकएंड में
एक कोई क्लास होगी जो उसको रिसीव करेगी, ऐसी क्लास जैसे मैं लिख रहा हूँ, एक क्लास होगी उसको रिसीव करेगी, उसको डाटाबेस में सेव करेगी, डाटाबेस में सेव करेगी। वहाँ भी मान लीजिए मैंने सिमेट्रिक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नाम का ही टेबल बना रखा है, करेक्ट। अभी मैं सिंपल एकदम उसमें कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं बहुत सारी, लेकिन अभी मैं सिंपल मैपिंग की बात कर रहा हूँ। अब दोबारा जब मैं ओपन करूँगा फिगर आउट करने के लिए किन स्टूडेंट्स को मुझे पहले ऑफर लिस्ट देनी है, तो मैं क्या करूँगा, सारे के पूरे उस टेबल को पढ़ूंगा, जितनी भी उसमें रोज़ हैं सारी रोज़ को मैं सेलेक्ट क्यूरी फायर करके पढ़ूंगा, और हर एक रो के अगेंस्ट उनकी एक एक फील्ड को उठा करके एप्लीकेशन फॉर्म नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड्स होंगी, ठीक है, उनके अंदर पॉपुलेट करता जाऊंगा, ताकि फाइल सिस्टम से, यानी डाटाबेस के फाइल सिस्टम से, जो कि एक पैसिव चीज़ है, पैसिव मतलब समझ रहे हैं, सेफ चीज़, ठीक है, उससे एक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारे मेमोरी में आ जाए, और फिर हम उन पे जो चाहे लूप चलाएं, जो करना है हम उन पे करें। ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कैसी चीज़ काम करती है और हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। हम एक वेब एप्लीकेशन के एग्जाम्पल जो मैंने दिया, उस एक वेब एप्लीकेशन समझिए, उसके बैकएंड पे काम कर रहे हैं, समवेयर सिटिंग बिटवीन यूआई एंड डाटाबेस, बीच में हमें, ठीक है। कोर जावा का यूज वही होगा। क्या क्लियर हुई बात? तो मैंने ये एडमिशंस में एप्लीकेशन फॉर्म नाम का एक फोल्डर बना दिया। थोड़ा सा मैं रियल चीज़ से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप ये भी समझें कि प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो क्या, किस तरह से करना है आपको, ठीक है। अब मैं इसको मैंने फिनिश कर दिया। दो चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो वाइट सा ब्राउन हो गया और इसके अंदर एक क्लास बन के आ गई, एप्लीकेशन फॉर्म डॉट जावा, ठीक है। इधर देखिए जो आपका एडिटर पेन था उसके अंदर क्या खुल के आया, उसका एक स्ट्रक्चर खुल के आ गया, करेक्ट। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इसे क्या नाम दिया, इन डॉट ए सी डॉट जामिया हमदर्द डॉट एडमिशंस, सबसे पहले इसे ये दिया पैकेज, ठीक है। और फिर क्लास बनाया, पब्लिक क्लास एप्लीकेशन फॉर्म। पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो आप फाइल बनाए उसी नाम से क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम जावा कोड कन्वेंशन को फॉलो करना है, मतलब अगर मल्टीपल वर्ड्स है तो हर वर्ड का, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म 2 वर्ड है क्लास के नाम में, तो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर आपको कैपिटल रखना है। फाइल नेम मैंने इसी कन्वेंशन से बनाया, अपने आप उसने उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए क्लास बना दी। और आपसे ये भी कहा था कि एक फाइल के अंदर एक ही क्लास बनाइएगा। इसे देखिए, एक फाइल के अंदर एक क्लास बना दी, है ना। टेक्निकली अलाउड है कि आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लास बना सकते हैं, बट दैट्स नॉट गुड। किसी भी लैंग्वेज में आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मॉड्यूलरिटी का मतलब आपको चीज़ को, एक कंसर्न को एक ही जगह रखना है, एक फाइल एक क्लास, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में मैं फॉर एग्जांपल अगर वो सारे वेरिएबल्स के लिए मैं फील्ड्स बना दूं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग का एस कैपिटल क्यों बताइए, पिछली क्लास में बताया था, इज द नेम ऑफ अ क्लास। एप्लीकेंट नेम का कन्वेंशन नोट करिए, क्या कन्वेंशन है, वेरिएबल है ना, क्या कन्वेंशन है, 2 वर्ड है, एप्लीकेंट एंड नेम। एप्लीकेंट का ए स्मॉल है, नेम का एन कैपिटल है। एक तीसरा वर्ड भी होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एप्लीकेंट नेम डिटेल फॉर एग्जांपल, तो डिटेल का डी भी कैपिटल रहता है, यानी फर्स्ट वर्ड का पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल रहेगा। और ये सिर्फ वेरिएबल्स पे नहीं, फंक्शंस पे भी सेम कन्वेंशन आप अप्लाई करेंगे। क्लास में क्या करा था, क्लास का नाम जब डिक्लेयर करा था क्या हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लास को जब डिक्लेयर करा था उसमें आपने क्या कन्वेंशन फॉलो किया था, मल्टीपल वर्ड्स, हर वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल। फील्ड्स, यानी फील्ड्स में स्पेशली वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, वेरिएबल और मेथड यानी फंक्शन, इनका नाम जब जावा में आप डिक्लेयर करेंगे तो
आप पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल रखेंगे, बाकी जितने भी वर्ड आएंगे उनका पहला लेटर कैपिटल रखेंगे, और नाम वर्बोज होना चाहिए, वोकल होना चाहिए। मतलब नाम से हमें समझ में आ जाए कि ये फील्ड क्या होल्ड कर रही है, एप्लीकेंट नेम होल्ड कर रही है। ठीक है, रीडेबिलिटी प्रॉपर्ली होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? कैमल केस कन्वेंशन। क्या होता है? कैमल मुंह होता है, उसके ऊपर उसका हुड होता है ना। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो छोटा होता है, उसके बाद बड़ा होता है। तो वैसे ही पहला स्ट्रक्चर आप याद रखने के लिए कर सकते हैं कि ए स्मॉल है एप्लीकेशन का, और उसके बाद जो कुछ आएगा, जितने भी वर्ड्स आएंगे, सबका पहला लेटर कैपिटल होगा। याद हो गया? C++ में आपने जो पढ़ा होगा उसमें अक्सर आप देखते हैं पास्कल कन्वेंशन, जैसे कोड ब्लॉक वगैरह यूज़ किया होगा तो पास्कल कन्वेंशन यूज़ करता है। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट है, पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, एप्लीकेंट नेम डाल दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल बाइट। एप्लीकेंट एज डाल दिया, कैमल केस कन्वेंशन। बाइट क्यों यूज किया है मैंने? न्यूमरिक वैल्यू है, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है। रेंज क्या होती है इसकी? -128 से +127। ये डाटा आप इसमें डाल सकते हैं। एक बाइट की होती है, साइंड होती है। साइंड मतलब प्लस माइनस साइन इसमें होता है, न्यूमरिक वैल्यू है, कैरेक्टर साइन नहीं होता है। राइट, तो अब भाई एज 127 साल से ऊपर क्या होगी, और फिर स्टूडेंट की एज। तो जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेमोरी बचाने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैंने यूज़ कर लिया। कल को मान लीजिए आप इसका वेब ऐप बनाएं, वेब ऐप कह रहे वो एंड्रॉयड ऐप बनाएं, कि एंड्रॉयड ऐप से भी डाउनलोड करके बच्चा अप्लाई कर सकता है, फॉर एग्जांपल, है ना। फिर तो मेमोरी की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेमोरी प्रिजर्व करने का एग्जाम्पल आपको बताने के लिए मैंने क्या करा, इसको बाइट यूज़ किया, वरना मैं इंट भी यूज़ कर सकता था। ठीक है, इंट 4 बाइट होती है। राइट, नॉर्मली जनरल तरीका आप देखेंगे इंट यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, तो मैंने बाइट यूज़ कर लिया। स्ट्रिंग कोर्स अप्लाइड। ठीक है, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं और न्यूमरिक भी ले सकते हैं। न्यूमरिक मतलब आप वहाँ पे स्ट्रिंग में आपने बीटेक CSC चूज करा। ठीक है, बीटेक CSC आपने वहाँ पे चूज करा। जब वो डाटाबेस पे सेव करने के लिए आया, तो जिस जावा प्रोग्राम ने, इसी तरह के जावा प्रोग्राम ने रिसीव किया होगा उसको, तो जाहिर सी बात है कोर्सेज चल रहे हैं, तो 10 कोर्स चल रहे हैं, 12 कोर्स चल रहे हैं, 20 कोर्स चल रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, या पूरी यूनिवर्सिटी में कहें तो मान लो 50 कोर्स चल रहे हैं, है ना। और हर कोर्स का कोड होता है। तो हम स्ट्रिंग में कंपेयर करें उससे ज़्यादा आसान होता है आप न्यूमरिक वैल्यू को कंपेयर कर लें। ठीक है, जैसे आपके इनरोलमेंट नंबर में आपके कोर्स का कोड होता है, क्या होता है बताइए? हाँ, 310 ना, 310। तो बीटेक CSC उससे आइडेंटिफाई हो रहा है। राइट, तो इसके करस्पॉन्डिंग डाटाबेस में हो सकता है कि बीटेक CSC कंप्यूटर साइंस इतनी लंबी चौड़ी कहानी न डाल के उसने उसके करस्पॉन्डिंग 301 डाल रखा हो। उस केस में हम यहाँ इंटीजर लेंगे, अदरवाइज हम स्ट्रिंग लेंगे। देखिए, जब आप बना रहे हैं तो आपको बिजनेस के बारे में सोचना है कि आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कैसे वो ऑपरेट करेगी। ठीक है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होगा। एक फील्ड, एक फंक्शन, एक स्टेटमेंट भी आप ऐसा नहीं लिखेंगे जिसको आप लॉजिकली जस्टिफाई न कर पाए। करेक्ट? ठीक है, तो लेट से स्ट्रिंग के बजाय फिर हम क्या करते हैं, इसको हमने एंड कर दिया। भाई 310 बाइट से बड़ी वैल्यू है, शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट भी कर सकते हैं, एंड भी कर लिया हमने। ठीक है, फिलहाल छोड़ दिया थे। करेक्ट, और क्या फील्ड आएगी इसमें बताइए?
क्लास से तो सारे फैमिलियर है, क्लास क्या होता है कि बताना पड़ेगा एक बार फिर से, फैमिलियर है ना। सिंपली एक स्पेसिफिकेशन होता है, ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं, राइट। ठीक है, अक्सर किताबों में ब्लूप्रिंट सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। स्पेसिफिकेशन होता है बेसिकली जो बताता है कि ऑब्जेक्ट बनेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे टेबल है तो टेबल का लेग्स होंगे, 4 लेग है तो 4 लेग होगा, है ना। उसका एक बेस होगा, बेस की जो उसकी लेंथ है, वेड्थ है, वो किस चीज़ की होगी, किस मटेरियल से बना हुआ है, स्पेसिफिकेशन है ना। ये स्पेसिफिकेशन अगर हम देते हैं किसी कंपनी को जो बनाता है फर्नीचर, तो उसके 1000 हमको इंस्टेंसेस बना के दे देगा, यानी 1000 टेबल बना के दे देगा, जितने चाहे हम बनवा के ले सकते हैं, राइट। तो क्लास क्या हुआ, स्पेसिफिकेशन है, दैट्स इट। तो स्पेसिफाई कर रहे हैं हम कि क्या क्या इसमें फील्ड्स होंगी। और जब स्पेसिफाई करेंगे तो ध्यान रखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। हाई लेवल फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म भी क्या है, एक एंटिटी है, ठीक है, जिसको हम रिजेंबल कर सकते हैं किसी भी लॉजिकल या फिजिकल चीज़ से। स्टूडेंट है, स्टूडेंट को फिजिकल चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, रिजेंबल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है, डिजिटल फॉर्म में है, इसको हम लॉजिकल एग्जिस्टेंस इसका रिलेट कर सकते हैं। तो फिजिकल या लॉजिकल फॉर्म में जिसको हम रिजेंबल कर सकते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एंटिटी। तो सबसे पहला जो डाटा का फॉर्म हुआ वो एंटिटी हुई। अब उस एंटिटी के अंदर गए तो एंटिटी के अंदर जो जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना, एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल से मॉडल कर रहे हैं, राइट। तो सारे हम वेरिएबल से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लासेस बनाएंगे, राइट। अब मान लीजिए ये डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस की थी, इस पर हम इसी क्लास पे हम आगे काम करेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि जो काम आपने सिंपलेस्ट अभी किया है, क्या काम किया है, एक प्रोग्राम को रन किया है, माई फर्स्ट प्रोग्राम, उसको आईडी में रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लास मैंने बनाई है, क्या इस क्लास में मेन फंक्शन बनाया है मैंने, नहीं बनाया है, ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है आप 10,000 क्लास बनाए और एक में भी मेन फंक्शन ना बनाए, या मैक्सिमम बनाए तो एक में मेन फंक्शन बनाए जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो आप। क्योंकि मेन क्या होता है, मेन तो इट्स द फंक्शन विच इज़ द एंट्री पॉइंट, ठीक है। कंट्रोल की एंट्री वहाँ से होती है और स्टेटमेंट रन करना शुरू करता है, राइट, ठीक है, क्लियर। तो मैक्सिमम अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो एक आध क्लास में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी मेन फंक्शन, ठीक है। अदरवाइज अगर वेब एप्लीकेशन है तो कंटेनर के कंट्रोल में चलेगा, तो हो सकता है आप एक भी क्लास ना बनाए जिसके अंदर मेन हो, ठीक है। और आपको बताया था पिछली क्लास में कि मेन जो है फंक्शन जो है C++ की तरह क्लास के बाहर नहीं जा सकता, वो क्लास के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। तभी करेक्ट। तो अभी इसकी कहानी यहाँ पे रोकते हैं, दोबारा इस पर आएंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और पैकेज बना रहा हूँ, राइट क्लिक इन पैकेज in.ac.jamia हमदर्द.app, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर वो कंपोनेंट जाएंगे जो ऐप को स्टार्ट करने के लिए चाहिए मुझे, ठीक है। अब बताओ, जब मैंने ये करा तो अभी तो एम्प्टी दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। फाइल सिस्टम में क्या बना होगा, फोल्डर बना होगा। फाइल सिस्टम में जाके देखिए एक बार, देखिए यहाँ मैंने एप्लीकेशन फॉर्म बनाया, तो ये एडमिशन फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म डॉट जावा बन के आ गया, राइट, करेक्ट। वापस आइए, SRC से चलते हैं, वही इन फोल्डर दिखेगा क्योंकि हमने एडमिशंस की जगह ऐप लगाया है, करेक्ट। यानी वहाँ तक फोल्डर स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इनके अंदर AC के अंदर जामिया हमदर्द के अंदर आपको एडमिशन दिख रहा है, ऐप दिख रहा है, यानी ये फ़र्क यहाँ से शुरू हुआ, करेक्ट। जैसे ग्रैंडफादर का कि फादर के 2 भाई हैं, तो वहाँ से 2 भाई दिखने शुरू होंगे, राइट, ठीक है।
अब ऐप में जाके देखिए खाली है अभी। फाइन। ये पैकेज है, इसमें मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू क्लास, अब की बार क्लास, ठीक है, क्लास बना रहा हूँ, स्टार्ट ऐप, ठीक है। चूंकि ये स्टार्ट करने के लिए इसका मतलब कोड को यहाँ से रन करना है, इसमें मेन चाहिए, करेक्ट, इसमें मेन चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए था, स्टूडेंट क्लास बनाता तो उसमें नहीं चाहिए होता, ठीक है, कोर्स क्लास बनाता उसमें नहीं चाहिए होता, ठीक है, लेकिन यहाँ चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट, ऑप्शन दिख रहा है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, जो आपने लिखा था। मैं बस इसको टिक कर रहा हूँ और फिनिश कर दूंगा। देखिए अच्छा खासा स्केलेटन जनरेट होकर के आपके पास आ गया, यानी प्रोग्राम का ढांचा बन करके आ गया। ये चीज़ें आपको मैनुअली इतना लंबा चौड़ा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आईडी में काम कर रहे हैं, ठीक है, पर्पज इसका यही होता है, ठीक है। अब वही काम करना है मुझे, क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। सिंपली मैंने शॉर्टकट यूज़ करा, सिस डाल करके कंट्रोल स्पेस करा, देखो हमें ऑप्शन दिखा रहा है, इंटर करा, टाइप होकर के आ गया। तो जब आईडी पे आप काम करें तो आईडी के शॉर्टकट से फैमिलियर हो, जिस भी आईडी पे काम करें, क्योंकि फिर आपका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। एक बार बहुत पहले मैंने इंटरव्यू दिया था अर्ली करियर में, 2013 तक मैं इंडस्ट्री में था, 9 साल इंडस्ट्री में काम किया है मैंने। तो एक क्लाइंट के लिए इंटरव्यू दे रहा था मैं, तो उन्होंने बुलाया था ऑफिस में और उसने कोड करवा के मुझे देख रहा था वो। तो क्लाइंट US बेस्ड क्लाइंट था, खुद क्लाइंट के साइड से उनका डेवलपर बैठा हुआ था, सीनियर बंदा था। तो उसने मुझे छोटे छोटे ऑप्शन देने शुरू करे कि अच्छा चलो ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब कोड को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। वो देखना चाह रहा था कि मेरा अलाइनमेंट किधर जा रहा है, मैं किस तरह उसको हैंडल कर रहा हूँ, चेंजेस को जो रिक्वायरमेंट में चेंज करता जा रहा है ना, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह कोड को रीयूजेबल बना रहा हूँ कि कम से कम चेंजेस के साथ मैं उसको अडॉप्ट कर पाऊँ, ठीक है। 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद था मैं, तो ठीक ठाक पोजीशन पे था, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन थी। तो उसके लिए वो मतलब ये सब चीज़ें देखना चाह रहा था वो ये भी वॉच कर रहा था कि मैं आईडी पे जब काम कर रहा हूँ तो कितने शॉर्टकट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। सरप्राइजिंग, अगर मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, क्विकली लाइन बन के आ गई ना, समझ जाएगा कि आपने शॉर्टकट मतलब की यूज़ किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना आप फास्ट काम करेंगे उतने आप प्रोडक्टिव होंगे। आपका दिमाग बिजनेस पे लगना चाहिए ना, आपका दिमाग सिस्टम डॉट में डॉट में भूल तो नहीं गया, वो उन चीज़ों में नहीं लगना चाहिए, है ना। इसीलिए अक्सर लोग इस डिलेमा में होते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो हम नोटपैड में सीखते रहे पूरे सेशन या आईडी पे आए। तो नोटपैड का जो काम था वो मैंने कल फिनिश कर दिया आपको, एक प्रोग्राम बना करके कंपाइल करके रन करके फंडामेंटल उनको समझा दिया कि कंपाइल और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, दोनों स्टेप अलग अलग क्या होते हैं, कहानी ख़त्म। इंडस्ट्री में कभी भी आप जाने के बाद नोटपैड में काम करने नहीं बैठेंगे, है ना। तो जिस चीज़ पे काम करना है दिमाग उस पर लगाना चाहिए। अगर लर्निंग कर्व चाहिए तो कहाँ चाहिए, उधर जाना चाहिए, करेक्ट। तो नेक्स्ट डे से इमीडिएटली आईडी की कहानी शुरू हो गई, ठीक है। लोग कहते हैं कि इससे क्या होता है कि अगर आप मैनुअली टाइप करेंगे तो आपको सारे कीवर्ड याद रहेंगे, सारे सिंटेक्स याद रहेंगे। अरे मेरे भाई, आपकी हेल्प करने के लिए तो आईडी बैठा हुआ है, आप ये गलती करके तो देखो। आपने यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, एक ब्रैकेट हटा दिया, फॉरन इसे कंपाइलेशन फेलियर दे दिया, आपकी हेल्प भी कर रहा है। सिंटेक्स एरर टोकन प्रिंट एलेंट एक्सपेक्टेड दिस, बता तो रहा है ये आपको, है ना। और काम करते करते आपको खुद ही याद हो जाएगा वो चीज़। बस सीखने को कम चीज़ है हमारे पास, हर दिन तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट पेस पे बढ़ रही है। तो हम अगर इन चीज़ों को अगर दिमाग लगाएंगे, अपना एफर्ट और टाइम खर्च करेंगे, तो फिर जो इतनी चीज़ें सीखने की है वो कब सीखेंगे। सीखने की चीज़ हमेशा कंसेप्ट होती है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, वो हार्डवेयर से ही सीखी जाती है, वो करके ही सीखी जाती है। कीबोर्ड पे आपको बैठना होगा, ठीक है, करके देखना होगा। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो टूल आपकी हेल्प कर रहे हैं उनका बेस्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मैं LLM मॉडल यूज़ करके पढ़ने को भी इनकरेज करता हूँ, इसीलिए
ठीक है। लेकिन हाँ, इतना डिपेंडेंट उस पर ना हो जाओ कि कल को तुम उससे कोड जनरेट कराओ और उस कोड को फिक्स भी ना कर पाओ, क्योंकि अभी अगले 2-4 साल के अंदर जो नए इंजीनियर्स मार्केट में आएंगे ना, वो ऐसे होंगे, इतने डिपेंडेंट होंगे कि वो उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी, वो सब काम ऐसे ही चलाएंगे अपना। ठीक है। और जब आप रियल एप्लीकेशन में, रियल बिजनेस में कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन की निटिग्रिटीज़ जो होती है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उसको आप एक एलएलएम को समझा पाएँ, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बड़ा मेनी थाउजेंड्स ऑफ फाइल अलग अलग नेचर की, अलग अलग टाइप की मिल करके काम कर रही हैं, है ना। आप हेल्प लेके समझ सकते हैं, लेकिन जब फिक्स करना होगा तो आपको वो चीज़ें सच में समझ में भी आनी चाहिए कि कहाँ आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसका भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं सिंपली हेलो वर्ल्ड टाइप कर दिया, ठीक है, करेक्ट। बैकएंड में देखो कंपाइल भी होता जा रहा है, आपको अलग से जैसे जावा से कंपाइल कर रहे थे, फिर जावा करके इंटरप्रेट कर रहे थे, कुछ भी नहीं करना, कंपाइल हो रहा है। जो जावा से इंटरप्रेट आप कर रहे थे, वो इंटरप्रिटेशन का काम यहाँ पे होगा। ये बटन दिख रहा है रन स्टार्ट ऐप डॉट जावा, इस पर क्लिक कर दूंगा तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, ये कंसोल खुल गया, अपने आप खोल दिया इसे कंसोल, यहाँ पे आपको आउटपुट दिया, क्या दिया था, क्लियर है। अब वापस आते हैं पैकेज की कहानी पर। अभी आते हैं। कभी कभी क्या होता है, सिंपल चीज़ पहले समझते हैं फिर आगे आते हैं। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म एक क्लास मैंने बनाई है, भले ही पूरी नहीं बनाई, बनाई है ना, जैसे फंक्शन हम इंट्रोड्यूस नहीं करें और फील्ड से डाले, बनाए हैं। एडमिशन के बाद स्टूडेंट का एडमिशन होगा, राइट। तो एक क्लास हम स्टूडेंट बना सकते हैं, करेक्ट। नेम चाहिए इसमें, नहीं चाहिए। इसके अंदर फील्ड हम डालेंगे, तो एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी वो कहाँ हम डालेंगे, इस पर्टिकुलर पैकेज यानी in.ac.jamiahumdard.admissions के अंदर डालेंगे। ठीक है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं और मैं आपसे कहूँ कि डाटा स्ट्रक्चर विथ यशवंत कनितकर सी की जो आती है ना, यही बुक होती है, वो खोज के लाओ। अब अगर लाइब्रेरी में आप गए, आप देखेंगे वहाँ सेक्शन डिवाइडेड होता है, राइट। इधर कंप्यूटर साइंस है, इधर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इधर इलेक्ट्रिकल है, तमाम है। ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस में गए, वहाँ पे भी सब्जेक्ट वाइज शेल्फ लगे होते हैं, इधर मैथमेटिक्स है, इधर आपका डाटा स्ट्रक्चर है, इधर जावा है, इधर C++ है, सो आप डाटा स्ट्रक्चर में गए, कोई एक ऑर्डर होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बुक का नाम या ऑथर के नाम पे आप सर्च करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगी, विद इन सेकेंड्स आप निकाल के ले आएंगे, ऑर्गेनाइज्ड। अगर वही चीज़ पूरी की पूरी एक कमरे के अंदर हम डाल दें, इस कमरे के अंदर ला करके सारी लाइब्रेरी किताबें ला के डाल दिया, छत तक पहुंच जाएगी, राइट। इतना बड़ा कमरा है लेकिन छत तक पहुंच जाएगी, और फिर कहोगे ये वही किताब आप खोज के दिखाइए, आप महीनों लगा देंगे, नहीं खोज पाएंगे। अब जो आप बोल रहे थे ना कि हम डिफ़ॉल्ट पैकेज में बिना पैकेज बनाए करें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को वायलेट कर रहा है। तो पैकेज का पहला पर्पस क्या है, कोड ऑर्गेनाइजेशन। जो पहला जो सबसे सिंपल पर्पस क्या है, कोड ऑर्गेनाइजेशन है। अब एडमिशन से रिलेटेड सारी क्लासेस यहाँ मिलेंगी आपको, आपको भी नाम भी तो दिख रहा है, आप देख के भी तो पढ़ के बता रहे हो कि भाई एडमिशन फोल्डर बन रहा है, यानी पैकेज बन रहा है, इसके अंदर ये सारी फाइल्स मिल रही है जो एडमिशन से रिलेटेड है, करेक्ट। ठीक है भाई। तो पहले पैकेज की डिफिनेशन क्या बताया था आपको, इट्स नथिंग बट अ नेस्टेड फोल्डर स्ट्रक्चर इन द फाइल सिस्टम, ट्रांसलेट उसी में हो रहा है। पर्पस पे आए तो क्या बताएंगे, फर्स्ट पर्पस फॉर कोड ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखिए, जा करके देखिए, ये स्टार्ट ऐप जावा किस में है, जामिया हमदर्द ऐप फोल्डर के अंदर है, यानी उस ऐप पैकेज in.ac.jamiahumdard.app पैकेज है जिसके अंदर startup.java है। ऊपर जाइए, एडमिशन्स पैकेज के अंदर देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट दोनों आ गया,
ठीक है। अच्छा, ये बैकएंड में अगर कंपाइल कर रही है तो कंपाइल फाइल कहाँ जा रही होगी? बिना हमारे बताए कंपाइल कर रही है ना, हम कहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंपाइल करने की? रन करना यानी इंटरप्रेट करने के लिए तो हमने वो गोल वाला बटन दबाया था, रन वाला, राइट? कंपाइल करने के लिए तो नहीं कह रहे ना, ऑटोमेटिकली कंपाइल कर रहा है बैकएंड में। थोड़ी भी गलती करे तो कंपाइलेशन थ्रो कर दे रहा है। वो कंपाइल फाइल कहाँ जा रही होगी? वो देखिए कहाँ पे है, एसआरसी पे आ जाइए। ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है, एसआरसी में आ गए हम। एसआरसी के पहले बिन है, बिन मतलब बाइनरी, ठीक। इसके अंदर जाइए, सेम आपको पैकेज स्ट्रक्चर मिलेगा। इन एसी जामिया हमदर्द, इसके अंदर एडमिशन और ऐप है। एडमिशन के अंदर जाइए, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट क्लास मिल के आ रहा है। ऐप के अंदर जाइए, स्टार्ट ऐप डॉट क्लास, अपने आप वो कंपाइल करके डालता जा रहा है। आपको अगर जार बनानी होगी तो यहीं से आप क्लास फाइल उठाएंगे, पैकेज स्ट्रक्चर के साथ उठाएंगे, ठीक है। और उसको जार फाइल में जिप जैसे करते हैं, उससे जार टूल होता है, आप देखेंगे बिन इसके बिन फोल्डर के अंदर, जेडीके इंस्टॉलेशन के बिन फोल्डर के अंदर जो जावा प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा जेडीके 24 है, उसके अंदर बिन फोल्डर होगा। उसके अंदर एक जार करके, जैसे जावा सी और जावा फाइल है ना, एक्जी फाइल है, वैसे एक जार फाइल भी होगी। वो टूल होता है जार बिल्ड करने के लिए, तो उससे आप लाइब्रेरी बना करके किसी को शिप भी कर सकते हैं कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये नई लाइब्रेरी डाल लो और उसको यूज़ करो नई फंक्शनलिटी के लिए, ठीक है। तो एक पर्पस तो पैकेज का क्या बताया, कोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा पर्पस जो है वो है टू अवॉइड नेम स्पेस कोलिजन, और टू अवॉइड नेम कोलिजन, ठीक है। नेम कोलिजन का मतलब क्या होता है, सेम नेम से दो चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, जैद। मान लीजिए इस क्लास में जैद नाम के दो बच्चे हैं, मैं बोलूँगा भाई जैद इधर आओ, दोनों उठ के चले आएंगे, नाम कोलाइड कर रहा है ना, है ना। अब मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूँगा, मैं कहूँगा जैद सन ऑफ सो एंड सो, आप आओ, तो जाहिर सी बात है कोई एक ही उठ के आएगा जिसके फादर का नाम मैंने मेंशन किया है, करेक्ट। यानी मैं उसका मैं फुली क्वालिफाइड नाम बता रहा हूँ पूरे उसके ख़ानदान के साथ, है ना। और बहुत जगह ट्रेडिशन होता है, लोग अपने गांव देहात सबका नाम जोड़ देते हैं उसमें, होता है ना, साउथ इंडिया वगैरह में देखा होगा आपने। तो ये जो स्टूडेंट क्लास है, ये स्टूडेंट क्लास का नाम क्या है, एक बात आप कहेंगे स्टूडेंट है, लेकिन फुली क्वालिफाइड नेम इसका स्टूडेंट नहीं है। इसका जो फुली क्वालिफाइड नेम है वो in.ac.jamia-hamdard.admissions.student है। बात समझ में आई? अब मैं मान लीजिए कि मैं अपने एप्लीकेशन में बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज़ कर रहा हूँ जो डाउनलोड करी है मैंने, डॉट क्लास फाइल्स की जार फाइल्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें भी मान लीजिए स्टूडेंट नाम का एक क्लास है, ठीक है। अब मुझे यहाँ कोड करना है, जहाँ पे जैसे स्टार्ट ऐप है, यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। स्टार्ट ऐप में जाके मैं बोलूँगा स्टूडेंट का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो स्टूडेंट के नाम को यूज़ करूँगा मैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो ये मैं कैसे रिजॉल्व करूँगा कि मैं अपने वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ या वो लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट क्लास है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, फुली क्वालिफाइड नेम बताना पड़ेगा, है ना। फिर मैं बताऊँगा in.ac.jamia-hamdard.admission.student की बात मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज उसका भी अपना कोई फुली क्वालिफाइड नेम होगा पैकेज स्ट्रक्चर के साथ, वरना मैं वो बताऊँगा। इससे मेरा कंपाइलर ये समझेगा कि आप किस पार्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ नेम कोलिजन, ठीक है। क्लियर हुई? अच्छा, समझाने के लिए मैंने जानबूझ के जो नाम दिया है वो क्या दिया है, in.ac.jamia-hamdard, जामिया हमदर्द का यूआरएल यूज़ किया है मैंने, राइट। क्यों यूज़ किया है, एक बहुत पुराना कन्वेंशन है, आज का नहीं, कम से कम समझ लीजिए जब से ये इंटरनेट का दौर आया तब से ही, ठीक है। वो ये है कि आप जब पैकेज का नाम दें तो यूआरएल पे दें, क्योंकि यूआरएल यूनिक होता है। दुनिया में कोई भी यूआरएल, दो यूआरएल सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी तरह से 99.99999% भी ये चांस है कि नाम कोलाइड नहीं करेगा, तो भी कहीं 0.000001% कोई एक चांस होगा कि नेम कोलाइड करे, उसको भी मैंने अवॉइड कर दिया, क्योंकि अब फुली क्वालिफाइड नेम किसी का सेम हो ही नहीं सकता। मैं अपने एप्लीकेशन को अपने जामिया हमदर्द के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने इसका पैकेज नेम
इसके डोमेन नेम पे रख दिया है ना। अब कोई और ये डोमेन नेम थोड़ा यूज करके पैकेज बना रहा होगा, करेक्ट? ठीक है, तो दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन। अदरवाइज आप जावा की लाइब्रेरीज देखिए, अगर इसमें आप देखिए, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, com.sun.crypto.provider दिख रहा है। जावा को पहले कौन होल्ड करता था? ओरेकल या सन माइक्रोसिस्टम्स? सन माइक्रोसिस्टम्स। ओरेकल तो कुछ 20 साल पहले इसने एक्वायर किया है ना। तो डोमेन नेम देखिए, कॉम कमर्शियल, सन का माइक्रोसिस्टम है, क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ है, प्रोवाइडर क्रिप्टो प्रोवाइडर। पैकेज का नाम देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? इसके अंदर मैंने कहा देखिए कितनी क्लासेस दिख रही हैं आपको। देखिए ये सब सारी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें, जैसे कंस्ट्रक्ट कीज हो गया, इस तरह की क्लासेस हो गई, सब अलग अलग मिलेंगी आपको। ब्लॉक चेन से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना, सारी मिल रही हैं आपको, करेक्ट? तो जार फाइल क्या है? जार फाइल इज द कलेक्शन ऑफ क्लास, एक आर्काइव फॉर्म में, कुछ भी नहीं है। पैकेज नेम आप देखो, पैकेज नेम इन्होंने वैसे यूज करा है जो यूनिक हो। कई जगह आप देखेंगे इन्होंने java.io भी यूज करा है, क्योंकि जावा जो हो गई एक लैंग्वेज हो गई जो कि कॉपीराइटेड हो गई है। इस कॉपीराइट नेम को भी अब कोई और यूज नहीं करेगा। तो जिस तरह से आपका डोमेन नेम यूनिक होता है, वैसे कॉपीराइट नेम भी यूनिक हो गया। तो उन्होंने क्या करा, इसको भी यूज कर लिया कोर जावा के काम के लिए। जैसे आप देखो यहाँ पे NIO देखो, नेटवर्क इनपुट, ठीक है, इसकी सारी फाइल यहाँ मिलेंगी आपको। .NET की देखो, मैथ की देखो, java.math यानी मैथ रिलेटेड जो ऑपरेशन करने हैं, इसमें आपको सारी क्लासेस की यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, देख रहे हैं, बिग इंटीजर क्लास आपको दिख रहा है, इट्स अगेन अ डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, इंटीजर तक आपने सुना होगा, बिग इंटीजर सर्च करना क्या होता है ना। तो ये सारी बिग डेसिबल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जावा यूज़ करा क्योंकि ये भी यूनिक है, कॉपीराइट की वजह से कोई और इसको यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो कन्वेंशन आप देते हैं पैकेज का, वो इस तरह देते हैं कि वो यूनिक रहे, ताकि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ना रहे। आप जिस कंपनी में बात करेंगे खुद ही अपना आपको स्टैंडर्ड, वहाँ पे आपको उनके एप्लीकेशन खोलेंगे ना, उनके स्टैंडर्ड देख कर समझ में आ जाएगा ये क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? तो व्हाट इज पैकेज? इट्स अ नेस्टेड फोल्डर स्ट्रक्चर इन द फाइल सिस्टम। और जब कोई आपसे पूछे व्हाट इज पैकेज, खुद ही आगे बताना भी शुरू कर दो कि इट इज यूज फॉर प्राइमरली फॉर टू पर्पसेस, वन इज फॉर द कोड ऑर्गेनाइजेशन, द अदर इज टू अवॉइड नेम कोलिजन। ठीक है, फिर अगर कोई पूछे एग्जाम्पल देके बताओ, तो फिर सारे एग्जाम्पल आप दे करके जितनी लंबी कहानी खींचना चाहे आप उसको डिस्कस करिए। ठीक है, थके तो नहीं? थके तो नहीं है? बड़े आगे। थकते बहुत जल्दी हो यार तुम लोग। जब क्लास नहीं होती तो परेशान घूमते हो, जब क्लास होती है टीचर कह रहा है कि कल कह रहा था मैं बारिश हो रही है, कहाँ जा रहे हो, तो तुम लोग कह रहे सर जाने दीजिए। चलो ठीक है, तो ये इस वीकेंड में मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा, इतना आप पढ़ के आओगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आप भूल चुके हैं, ठीक है, हालांकि अभी एग्जाम देके आप आए हैं, लेकिन जैसे मैंने दूसरे सेक्शन की कॉपी चेक करा मैंने, तो मतलब मुझे नहीं लगा कि मतलब बहुत अच्छा कुछ रिस्पॉन्स रहा है। तो अगर भूल चुके हैं तो उसको रिवाइज कर लो, सारे कंसेप्ट यहाँ बहुत डीपली आपके यूज होने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पहले C++ पढ़ाया गया, फिर जावा पढ़ाया गया। बार बार पढ़ाने का मकसद क्या है कि आप न सिर्फ डिफरेंट लैंग्वेजेस से आप कंफर्टेबल हो जाओ, बल्कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे पहले लेवल पे जो पढ़ाया गया वो एक लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अब जब जावा में जब पढ़ाया जाएगा ना, तो वो नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसको रिवाइज कर लो। ठीक है।